नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इसके पहले की क्लासेस में हमको देखा था सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की। तो आज इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आज इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम समझेंगे जो और एटी और जी जो होता है नहीं, एडेनिन और थायमिन का जो बॉन्ड बनता है वो कैसे डबल बॉन्ड होता है, क्यों ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे एडेनिन और थायमिन का डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो क्यों होता है ऐसा, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे ऐसा होता क्यों है। और जो ये 5 और 3 लिखते हैं एक डीएनए की जब स्ट्रैंड होती है तो उसमें ये 5 और 3 क्यों लिखा जाता है, और ये हम लोग जगह डीएनए की एक स्ट्रैंड और होती है इसमें 3 और 5 लिखते हैं। ठीक है, ये सब क्यों होता है आज इसी बारे में अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास को। फिर इट हैड बी नोन दैट मोलर रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थायमिन ग्वानिन टू साइटोसिन वाज ऑलवेज 1। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है कि जैसे आपका एडेनिन, ठीक है, और थायमिन का जो रेशियो होगा हमेशा एक रहता है। ठीक है, जैसे अगर ये एडेनिन होगा और जो इसका पैरेलल पार्ट होगा एडेनिन और ग्वानिन होता है, ठीक है, 80 आपका कंबाइन करता है। आप देखेंगे एक एडेनिन के साथ एक ही थायमिन कंबाइन करता है। ठीक है, इनका जो मोलर रेशियो होता है एक एडेनिन के साथ एक ही थायमिन कंबाइन करता है, वही यहाँ बताया जाता है कि इसका मोलर रेशियो एडेनिन और थायमिन का एक होता है और ग्वानिन और साइटोसिन का एक होता है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हुआ। हाइड्रोजन बाइंडिंग एग्जिस्ट इन ऑल 4 बेसिस सिंस देयर आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप आर रिंग नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ द एमीन आर एमाइन ग्रुप। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स का देखेंगे, जैसा कि इसके पहले मैं बताया था कि प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे अगर देखेंगे हम लोगों ने दिखा था कुछ इस तरह होता है आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर। देखिए अगर, ठीक है, ये आपका यहाँ नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन होगा, ये कि आपका इधर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, ये कि आपका ये इस तरीके से होता है, ये यहाँ नाइट्रोजन होता है, एक नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो ये आपको हुआ प्यूरिन। ठीक है, ये आपका प्यूरिन होता है। और पिरिमिडिन आपका स्ट्रक्चर देखिए अगर कुछ इस तरीके से बनता है, ये आपका हुआ, ठीक है, ये आपका पिरिमिडिन हुआ। और पिरिमिडिन जो होते हैं आपके इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। आपका पहला होता है यूरेसिल, इसका फिर होता है थायमिन और एक और होता है साइटोसिन। ठीक है, एक होता है साइटोसिन। इसमें हमें पता है प्यूरिन में 2 होते हैं, एक एडेनिन होता है, ठीक है, एक ग्वानिन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यही बताया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन ऑल 4 बेसेस। ठीक है, सिंस देयर आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जब हम लोग देखेंगे एडेनिन और ग्वानिन का, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो इसी बात कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो पता हमें है। ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप आर रिंग नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें अगर स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें तो एक ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और आपका जो थायमिन होता है इसमें मिथाइल ग्रुप अलग से एक लगा होता है, बाकी स्ट्रक्चर लगभग सबका एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बात बोल जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन ऑल 4 बेसेस सिंस देयर आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप आर रिंग नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ द एमीन आर एमाइन ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम आगे भी और अच्छे समझ लेंगे जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अभी हम। तो इस तरह देखते हैं, जैसे ये, ठीक है, आपका ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, ये आपका एडेनिन है। ठीक है, हमें पता है कि जैसे एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं अगर यहाँ पर देखें जो आपका थायमिन का स्ट्रक्चर है ये थायमिन का है और एडेनिन का है। अगर थायमिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे C होगा, बाकी आपका N है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और आपका जो एडेनिन है इसका जो एमीन होता है, ठीक है, एमीन का, इनके एमीन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका एक हाइड्रोजन होता है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन किया हुआ होता है, और दूसरा क्या होता है कि एक जो कार्बोनिल ग्रुप का जो थायमिन का ऑक्सीजन है इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बॉन्ड बना है यहाँ पे, और दूसरा इसी प्रकार से ही बनता, एक और बन जाता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन होता है उसके बीच बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं हम जो आपका ये AT होता है, A डबल बॉन्ड T जो लिखते हैं हम, ये जो डबल बॉन्ड हम शो कर रहे हैं यहाँ पे ये एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि वो एडेनिन और थायमिन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे से।
ये आपका एडेनिन और थायमिन हुआ। अगर यही हम साइटोसिन और ग्वानिन का देखते हैं, आपका जो स्ट्रक्चर होता है साइटोसिन का इस तरीके से स्ट्रक्चर का होता है और ग्वानिन का स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही है कि आपका जो नाइट्रोजन होता है, ये जो आपका एमीन ग्रुप है, ठीक है, एमीन ग्रुप है, एमीन ग्रुप के साथ देखेंगे आप यहाँ पे ग्वानिन के पास एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये नाइट्रोजन के बीच में और ये हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, इस हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बांड की शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बांड बनाता है। और यहाँ पे भी देखेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे 3 प्रकार के हाइड्रोजन 3 बांड बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बांड के 3 बांड बनते हैं, एक पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एडेनिन और थायमिन को कुछ हम लोग जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको और भी लिखते हैं, जैसे आपका एडेनिन और यूरेसिल को भी लिखते हैं हम लोग इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप डबल बांड इसका भी बनता है, सेम स्ट्रक्चर बनता है। और इसी प्रकार से अगर देखें ग्वानिन और इसके साथ, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर इसका हुआ। अगर हम इसको और आगे देखें, इसको अभी और अच्छे से समझें, इसका स्ट्रक्चर बताएंगे डीएनए का, ठीक है, अभी तो और अच्छे इसको समझेंगे कैसे इसका स्ट्रक्चर डीएनए में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे उसको पूरी स्ट्रेन बनती है 5 डेज 3 डेज, ठीक है। तो उसको भी आगे और देखेंगे अच्छे से। तो एडेनिन एंड थायमिन आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेस पेयर थ्रू हाइड्रोजन बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेस पेयर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखें एक आपका एडेनिन था बेस और एक थायमिन था, ठीक है। अब 2 अगर बेस हैं तो बेस पेयर इसको बोल सकते हैं, यही बोला जा रहा है एडेनिन एंड थायमिन सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेस पेयर थ्रू हाइड्रोजन बाइंडिंग एंड सो डू ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा एडेनिन और थायमिन होता है डबल बाइंड के थ्रू हाइड्रोजन बाइंडिंग का, वो शेयर एक बेस पेयर बनाता है, उसी प्रकार से ग्वानिन और साइटोसिन भी ट्रिपल बाइंड के थ्रू एक बेस पेयर बनाते हैं, ठीक है। दीज आर ऑब्टेन रिटेन ए डबल, ये जैसा कि बताया मैंने कि आपको एडेनिन और थायमिन के जो बीच बॉन्ड होता है उसको लिखते कैसे हैं, तो यही बोला जा रहा है दीज आर ऑब्टेन रिटेन एज ए डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग एडेनिन थायमिन बोलते हैं। ये वो आपका, ये अगर देखें ये डबल बॉन्ड नहीं है, काजेज हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये हम डबल बॉन्ड ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका एडेनिन और थायमिन हुआ। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सॉरी ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार से इसका बेस पेयर बनता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी अकर व्हेन एडेनिन एंड थायमिन आर ज्वाइंड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन और साइटोसिन बाय 3, ठीक है। जैसा कि इसके पहले बताया गया है स्ट्रक्चर में कि आपका जो एडेनिन होता है और थायमिन होता है, ठीक है, ये एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड के थ्रू ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अच्छे से स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं वाटसन क्रिक मॉडल का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री में देखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में तो थोड़ा सा अलग उसका हो जाता है। यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, कैसे वो बनता है, 5 डेज और 3 डेज क्या होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से भी। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल देखते हैं इसको। वाटसन एंड क्रिक एक्सप्लेन दिस इन द ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल दे कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट द मैक्रोमोलेक्यूल शेप ऑफ द डीएनए, ठीक है। दिस इज नोन वाटसन क्रिक मॉडल, ठीक है। किया क्या कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इन्होंने एक मॉडल के थ्रू समझाया था वाटसन क्रिक ने, इसी को यहाँ बताया गया। अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट 2 वेरी लॉन्ग सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड वर्क्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अगर देखें इस चीज़ को, हम लोग देखे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये जो एक चेन होती है, ठीक है, अगर हम इसको सिंगल लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए एक ये चेन है, एक ये, ठीक है, ये जो बनी होती है ये न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के थ्रू बनी होती है, और बहुत न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो यही यहाँ बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 वेरी लॉन्ग सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि आपके न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ये पूरी स्ट्रैंड बनी होती है, और इसी क्रम को हम लोग बोलते हैं जब एक न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके वापस दूसरे से कंबाइन करता रहता है इसी तरीके से, तो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जो एक स्ट्रैंड होती है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड होती है, वर्ब्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, ठीक है। ये आपकी एक हुई और दूसरी भी सेम इसी तरीके से होगी, और ये जो होती है एक दूसरे से मुड़ जाती है, ठीक है। ये आपकी इस तरीके से आपको
घिर जाती हैं, ठीक है। और जिस आपका जो स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार से डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम 5 डैश लिख देते हैं, एक 3 डैश लिखते हैं, वापस यहाँ पे 3 डैश लिखते हैं, 5 डैश लिखते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है वो दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। मतलब कहा जाए अगर मान लीजिए एक यहाँ से 5 से स्टार्ट है, ठीक है, 3 डैश तक गई, तो ये आपकी 3 डैश से स्टार्ट होगी, ये 5 डैश जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। द शुगर फास्फेट बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मिक्स अप द हेलिकल अरेंजमेंट विद द बेस अरेंज्ड टुवर्ड्स द इनसाइड द हेलिक्स, ठीक है। अगर हमें याद है, आपको भी याद होगा शायद, ठीक है, स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने देखा था, हमने जो न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में पढ़ाया गया था हम लोगों को, ठीक है। एक मिनट, ठीक, यहाँ देखें हम जैसा स्ट्रक्चर बताया गया था हम लोगों को, ये कुछ इस तरह मान लीजिए, ये आपका हुआ, ये आपका हुआ pyridine, ठीक है। आपका ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान लीजिए एडेनिन है, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन यहाँ पे होता है, सॉरी, ठीक है। आपका नाइट्रोजन एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, और आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर एक हुआ। और यहाँ पे अगर हम OH लगा दें और OH यहाँ लगा दें, ठीक है, तो जो आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है आपके, तो ये आपका रेसिल का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये आपका क्या है, ये बेस है। अब यही बेस अगर शुगर के साथ, ठीक है, ये अगर शुगर जो मॉलिक्यूल होता है, राइबोज होता है, ये ये 5 कार्बन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें H OH, यहाँ पे भी होगा यही H OH होता है, यहाँ पे आपका C2OH होता है, CH2OH होता है, और एक H होता है, ठीक है। ये आपका राइबोज का स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है आपका ये यहाँ पे, ठीक है, ये अगर देखें इस चीज़ को, इसको मिटा देते हैं अभी। अब ये होता क्या है, अगर यूरेसिल का स्ट्रक्चर मान लीजिए बनाते हैं हम लोग, तो ये जो होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंबाइन कर जाता है, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे कंबाइन कर जाता है, तो ये आपका होता है न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब यही क्या होगा, अगर यहाँ पे फास्फोरिक एसिड जब जुड़ जाता था तो आपका न्यूक्लियोटाइड बनाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, इस पॉइंट में क्या बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, द शुगर फास्फेट बैकबोन ऑफ द ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंडेड मिक्सअप ऑफ द हेलिकल अरेंजमेंट विद द बेस अरेंजमेंट टुवर्ड द इनसाइड द हेलिक्स, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इसको अगर हम देखना चाहें अच्छे से, इससे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी फास्फेट है, ये, ठीक है, और ये आपका ये राइबोज स्ट्रक्चर, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे ये राइबोज का स्ट्रक्चर है। अब ये जो आपका जो यहाँ पे अटैच बेस है, ठीक है, बेस न्यूक्लियोटाइड हुआ, ठीक है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर देखें, अगर ये को हम अच्छे से समझने की कोशिश करें, वापस देख लेते हैं। ये आपका फास्फेट ग्रुप है, ये आपका राइबोज है, ठीक है। अब जब फास्फेट और राइबोज और जब बेस आपका, ठीक है, ग्वानिन हुआ, मान लीजिए ये ग्वानिन है, ठीक है, जब ग्वानिन ऐड हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे फास्फेट और जो राइबोज हैं, एक यहाँ से पूरी एक चेन बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से पूरी एक चेन बना रहे हैं, और ये जो फास्फोरिक एसिड होता है यहाँ पे उसकी लिंकिंग के थ्रू लिंकेज होता है यहाँ पे, तो इसके थ्रू पूरे एक लिंकिंग फॉर्म में एक स्ट्रक्चर इसका बनता है। और एक चीज़ और देखेंगे, जब हम इसका राइबोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ तरह बनता है, तो यहाँ पे C2H5OH लिख सकते हैं, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH OH और H, ठीक है, और H और OH, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, बीच में यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो हम अगर रैंकिंग करनी चाहें, इसके रैंकिंग करेंगे इसकी, तो पहला इसको देते हैं, दूसरा इसको देते हैं, तीसरा इसको, चौथा इसको और पाँचवा इसको, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर देखें, ये आपका ये राइबोज का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब फास्फेट जो ग्रुप होता है इसमें, आप यहाँ पे देखें जो फास्फेट आपका है H3PO4, अगर इसको हम देखें, अगर यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर ऐड करना चाहें इस चीज़ को हम, इसको लिख सकते हैं P डबल बॉन्ड, P सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक और राइबोज यही वापस ये जुड़ जाएगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे डबल बॉन्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे एक OH रहेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये पूरी फास्फेट लिंक के थ्रू जुड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे पहला 5 डेज आता है और यहाँ पे ये 3 डेज, ठीक है। अगर यही स्ट्रक्चर बाद में अगर रिपीट फॉर्म में होता रहता है तो पहले 5 डेज आता है, ठीक है, 5 डेज आता है और 3 डेज आता है, ठीक है, लास्ट में। तो इसी क्रम में जुड़े रहते हैं जो राइबोज होता है, जो 5 डेज और 3 डेज जो दिखाया जाता है, कहा जाए तो शुरुआत का जो होता है ये C2H5, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये जो होता है इसको ये इसकी पोजीशन होती है C5, ठीक है। और जो आपका जो राइबोज का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन होती है तीसरी, ठीक है। तीसरी को एक शुगर को हम दिखाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर यही एक शुगर है भी है, अगर यही आपका लिंकिंग फॉर्म में हो जाएगा तो ये पूरी चेन बन जाती है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी चेन बन जाती है। और पहला आपका 5 डेज होगा, C2H5 जो OH होगा वो 5 डेज होगा, और लास्ट का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप कार्बन जो होगा वो 3 डेज होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 5 डेज और 3 डेज लिखते हैं, और कुछ इसका और कोई रीजन है नहीं इसके अलावा। और एक चीज़ और है, जब यहाँ पे अगर देखें 3 डेज और 5 डेज यहाँ पे भी लिखते हैं, इसी चेन को वापस हम उलट देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देख सकते हैं, अब आसानी से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे फास्फेट लिंक और ये बेस कैसे, बेस अब यहाँ पे इनसाइड क्यों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द शुगर फास्फेट बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मेक्स अ हेलिकल अरेंजमेंट विद द बेस अरेंज टुवर्ड द हेड इनसाइड द हेलिक्स, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, ठीक है, ये आपका राइबोज हुआ, ये फास्फेट हुआ, ये आपका बेस हुआ, ठीक है। अब बेस जो होता है ग्वानिन, ये जो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर इसका बेसिकली अगर स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल हम लोग बना देते हैं, नॉर्मली कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड होता है, ये जो बैकबोन इसकी है, यही आपकी फास्फोरिक एसिड और राइबोज जो का जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इससे बना होता है। और इसमें जो एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर की तरफ होते हैं। इस तरीके से ये होते हैं कि अगर ये मान लीजिए अंदर हो गए हैं, अब जो एक इसके एंटी पैरेलल एक चेन आएगी वो वापस इसी के ऐसे अरेंज होते हैं ये कि ग्वानिन और साइटोसिन ही केवल कंबाइन कर सकें। और जब ग्वानिन और साइटोसिन जब कंबाइन करते हैं तो जानते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एडिनोथाइमिन का डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर डीएनए का पूरा बनता है, ठीक है। और ये जो होती है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। और इसके बाद इसके बीच में जो होता है बेस के जो होते हैं आपके एडेनिन और ग्वानिन होते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो 5 डेज और 3 डेज का जो हम लोग जानते हैं रट लेते हैं फिलहाल उसके लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर 5 डेज और 3 डेज होता क्यों है तो आज इससे हम समझ सकते हैं अच्छे से 5 डेज और 3 डेज क्यों लिखते हैं। अब आगे देखते हैं इसी में, ईच हेलिक्स ऑफ द डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स coil in such way that thymine and cytosine on the one helix are opposite to adenine and guanine respectively, ठीक है। तो मैंने जो भी बताया इसको कि जो आपका मान लीजिए पहली चेन आपने बना दी, ठीक है, नॉर्मली आपकी चेन बन गई, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये दूसरी हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन रखेंगे तो अब 5 डेज, यहाँ 5 डेज से 3 डेज है, इसको हम 3 डेज से 5 डेज कर देंगे, ठीक है। ये एंटी पैरेलल होंगे एक तरीके से। अब जब ये ग्वानिन से जो इसके जो ग्वानिन के सामने जो भी आपका बेस आएगा जस्ट इसी के अपोजिट होगा। जैसे आपका देखेंगे एडेनिन के साथ थायमिन जब बनाता है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन बनता है तो इसी प्रकार से ही ये होगा, ठीक है। ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा, एडेनिन के सामने थायमिन आएगा, तो इसी क्रम में ये आपस में रहते हैं, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। और ये एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं पता ही है, और ग्वानिन और साइटोसिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। द विड्थ ऑफ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, आपका 20 एंगस्ट्रॉम होता है डबल हेलिक्स के जो स्ट्रैंड की चौड़ाई होती है, ठीक है। कहा जाए जो आप मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है, यहाँ पे ये है जो ये, ठीक है, इस दोनों के बीच की जो चौड़ाई होगी वो 20 एंगस्ट्रॉम होंगी, ठीक है। इसी को यहाँ बताया जा रहा है। द विड्थ ऑफ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम विच कन्फर्म विद द थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट डायमेंशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे इसको थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया गया है कि जो आपका डबल हेलिक्स के बीच में जो विड्थ होगी, जो चौड़ाई उसकी होगी आपका 20 एंगस्ट्रॉम होंगी। ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम आर इक्विवेलेंट टू 10 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पर अगर देखें इस चीज़ को, ठीक है। अब ईच टर्न क्या बोला जाता है, जैसे एक वर्ड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। देखेंगे ये एक टर्न हुआ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से देखें इससे लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है। जैसे ये घेरा बनाएंगे, अगर यहाँ पे इसको हम काट के, ठीक है, मान लीजिए काटे इसको हम अलग कर लिए इस तरीके से, अब इसको काटेंगे
एक को अलग कर लेंगे तो एक टर्न बनाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यही बोला जा रहा है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसकी बीच की जो चौड़ाई होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे अच्छे से आप इस चीज़ को, यही 34 एंगस्ट्रॉम होगी। 34 एंगस्ट्रॉम में 10, ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं, देखेंगे जैसे कि, या न्यूक्लियोटाइड होते हैं बोला जाए, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं, ठीक है। 34 एंगस्ट्रॉम के बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे देखेंगे एडेनिन और थायमिन, एक हुआ आपका, थायमिन एडेनिन 2 हुए, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं जो 34 एंगस्ट्रॉम के में केवल 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इस प्रकार से एक चीज़ और कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं कि एक जो एडेनिन और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम होंगी, ठीक है। इस प्रकार से हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब इन दोनों के बीच की जो चौड़ाई होगी, ठीक है, इसकी बीच की चौड़ाई ये आपकी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने लायक, क्योंकि आपके डीएनए का स्ट्रक्चर में यही है। आगे इसमें यहाँ से देख लेते हैं, ईच सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड टर्न 360 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रैंड रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ डीप एंड शैलो स्पाइरल ग्रुप, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर, ठीक है, जब आपने अगर देखी इस चीज़ को और देख सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर स्केल रखें, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे एक 180 डिग्री होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें इस चीज़ को 360 डिग्री हो जाता है, अगर इस दोनों कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, इसके पहले जो स्लाइड में थी यही से बोला जा रहा है यहाँ पे कि ईच सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड टर्न 360 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द ट्विस्टिंग ऑफ द स्ट्रैंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप शैलो एंड स्पाइरल ग्रुप, ठीक है। अब शैलो एंड डीप क्या ग्रुप है, अब इसमें क्या है, जैसे, ठीक है, ये शैलो मतलब क्या है, ये चीज़, ठीक है, ये शैलो मतलब होता है उथला, ठीक है, कम गहरा, और डीप मतलब होता है गहरा। अब यहाँ पे देखेंगे ये शैलो हुआ, ये आपका ग्रुव हुआ, ठीक है, ये आपका ग्रुव हो जाएगा, ये आपका शैलो हो जाएगा, यस यस, ये OW, ठीक है, ये आपका शैलो हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज एनालॉगस टू ए कॉइल्ड लैडर, द आउटसाइड ऑफ द लैडर, ठीक है, द आउटसाइड ऑफ द लैडर आर फॉर्म्ड बाय द पेंटोज फास्फेट बैकबोन विद द कंपोनेंट प्यूरिन एंड pyrimidine, ठीक है, pyrimidine बेस ऑफ द ईच स्ट्रैंड फेसिंग इनवर्ड टूवर्ड ईच अदर एंड इंटरेक्टिंग thus forming the ring, the ladder holding the stand together, ठीक है। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि अगर इसका आप देखें, इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 सीढ़ी, ठीक है, एक सीढ़ी है, ठीक है, ये आपकी सीढ़ी इस तरीके से होती है, ये समझ लीजिए आपका ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये आपकी जो एक जो डंडे में लगे होते हैं सीढ़ियों में, ये आपके AT और GC, ठीक है, AT और GC है, इस प्रकार से पूरे यही यहाँ बताया जा रहा है। और जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, ये एक सीढ़ी जो होती है, ये जिसमें लगे होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है जो, वो आपके पेंटोज फास्फेट, ठीक है, जो पेंटोज फास्फेट होता है उसकी ये पूरे बैकबोन है, ठीक है, और ये भी आपकी वही है। और आपका जो इनवर्ड जो है इसके जो लगे हुए हैं आपके एडेनोसिन, जो इसकी सीढ़ियाँ बोली हैं जो डंडेस में लगे हुए हैं, वो आपके एडेनोसिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन हैं। तो यहाँ पे तीन बातों बताया जा रहा है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द पेंटोज फास्फेट ग्रुप इन द 2 polynucleotide chain run in the opposite direction that they have opposite polarity, ठीक है। यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि जैसे इसके पहले मैं बताया था कि जब 5' है 3' है, जो अगली जो इसकी न्यूक्लियोटाइड की चेन होगी इसके अपोजिट में, वो 3' से 5' के रूप में अरेंज होती है, ठीक है, 3' से 5' के रूप में अरेंज होती है। तो ये यही बताया जा रहा है कि एडिनो ग्वानिन के जो इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्टेबल करने के लिए ये 3' से 5' में होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझ ही लिए हैं कि ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये आपके एक हेलिक्स हुआ, ठीक है, ये आपका एक टर्न हुआ, इसकी जो टर्न होगा आप देखेंगे 360 है, और 360 आपका टर्न हुआ, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम में आपके 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग RNA के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग खत्म करते हैं।